आजादी के पर्व अमृत महोत्सव और हिंदी दिवस 2021 के उत्सव के तहत साहित्य का विश्व रंग आयोजन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। साथ ही विश्व रंग, वनमाली सृजन पीठ, भारतीय ज्ञानपीठ व साझा संसार नीदरलैंड की ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं संतोष चौबे जी के, जिन्होंने विगत वर्ष से लेकर अब तक प्रवासी भारतीय साहित्य की धारा को और भारतीय साहित्य की मूल धारा को जोड़ने का जो हृदय से प्रयास उन्होंने किया है, जो मार्गदर्शन उन्होंने हमारा किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हम आशा ही नहीं, विश्वास है आगे भी हमें उनका ये आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। साथ ही मैं लीलाधर मंडलोई जी का भी बहुत बहुत आभारी। उनका मार्गदर्शन भी पर्दे के पीछे से सदा साथ रहा है और साहित्य के विश्व रंग को उन्होंने कुम्हार की थापी की तरह से संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मंडलोई जी का भी बहुत बहुत आभार। हम आप सभी श्रोताओं के भी बहुत आभारी हैं और सभी सहभागी हमारे आज के साझा संसार के आमंत्रण पर जो उपस्थित हैं, जिन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया है और वे अपना रचना पाठ भी करेंगे, उनका भी पुनः पुनः स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जो रचनाकार हैं, वे हैं भारत के साथ साथ फिजी, श्रीलंका, नीदरलैंड्स, यूके, फ्रांस। हालांकि सविता फ्रांस जिनको लिखा है सविता जाखड़, वो अभी स्वीडन में रहने लगी हैं। तो आप सभी के साथ अपनी अपनी रचनाएं साझा करेंगे। हम सभी उनकी रचनाओं से आज सुनकर लाभान्वित होंगे। मैं फेसबुक पर जुड़े श्रोताओं का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं मंच का संचालन सौंपता हूं शिवांगी जी को, और आज का जो तकनीकी संचालन कर रहे हैं वो आशीष कपूर जी के हाथ में है। शिवांगी जी, आप मंच को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद रामा जी। आप सभी का आज के इस आयोजन में, जो कि हम उपलक्ष्य में मना रहे हैं हिंदी दिवस 2021 और भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन में, जो विश्व रंग व वनमाली सृजन पीठ के सानिध्य में भारतीय ज्ञानपीठ के सहयोग से साझा संसार के साहित्य का विश्व रंग के आयोजन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय संतोष जी चौबे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी वक्तागण, सभी श्रोतागण का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम हमारे पहले वक्ता संतोष कुमार जी को बुलाना चाहेंगे। संतोष कुमार जी बखोरापुर, जो कि बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है, वहां से आते हैं। स्नातक व स्नाकोत्तर भू विज्ञान में पटना साइंस कॉलेज से, इंजीनियरिंग में स्नाकोत्तर सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग BIT मेसरा रांची से, वर्तमान में टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेल्फ्ट से PhD कर रहे हैं, नेदरलैंड्स में निवासरत हैं, और पूर्व में पंचायत शिक्षक प्राइमरी स्कूल बिहार में और रिमोट सेंसिंग एनालिस्ट रह चुके हैं दिल्ली में। साहित्य में उपलब्धियां, हिंदी दिवस की प्रतियोगिता में 2 बार प्रथम स्थान एवं 1 बार द्वितीय स्थान मिला, जो कि महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र दिल्ली भारत सरकार की तरफ से की गई। BIT मेसरा में लिटरेरी सोसाइटी द्वारा आयोजित बीटोत्सव के काव्य प्रतियोगिता 2012 में द्वितीय स्थान, गर्भनाल और सरहदों के पार पुस्तक में कविता प्रकाशित, BIT मेसरा और महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र में आयोजित की कुछ प्रतियोगिताओं में स्थान। संतोष कुमार जी, आपका मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर परिचय के लिए। हालांकि मैं अभी उस योग्य नहीं पहुंचा हूं। 2 पंक्तियों से मैं कुछ कहना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात पे आऊंगा। मौसम इतना हसीन होगा, मौसम इतना हसीन होगा, कभी सोचा न था। आसमां इतना रंगीन होगा, कभी सोचा न था। हमने तो हर लम्हों को गम में जिया था। खुशियां इस कदर लौट आएगी, कभी सोचा न था। संत कहाँ चाहता है दुनिया की दौलत, संत कहाँ चाहता है दुनिया की दौलत। दौलत रिश्तों की दामन में भर जाएगी, कभी सोचा न था। नमस्कार, मैं संतोष कुमार TU डेल्फ्ट से आप सभी का अभिनंदन करता हूं।
आज की रचना के विषय में दो शब्द मैंने बांधे हैं, पहले उस दो शब्द को कह लूं, उसके बाद मैं मूल रचना पे आऊंगा। असमंजस, सामंजस, असमंजस, सामंजस और ऊहापोह में यूं ही गुजर गए वो साल। असमंजस, सामंजस और ऊहापोह में यूं ही गुजर गए वो साल। ना लिखित ना निहित यूं ही व्यथित कैसे गुजर गए वो साल। सोचो तो अचरज होता है कैसे बदल गए वो हाल। कल और आज में मानो फासला ही नहीं, न जाने किधर गए वो साल, न जाने किधर गए वो साल। बहुत खूबसूरत। आज की मेरी रचना बचपन की तिजोरी या यूं कहें मन की तिजोरी, इस पे आधारित है। हमारा जीवन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में होने के कारण मैं इसको आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, शायद आप पहुंच पाए हमारे इस एक संस्मरण पे। भारत के मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े होने के कारण ओन पर्सनल स्पेस क्या होता है उम्र के लंबे पड़ाव पार करने के बाद पता चला। वो भी शायद तब जब पहली बार मेडिकल प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए पटना जाना पड़ा। तब पहली बार मेरे पास अपना एक बिस्तर, अपनी एक छोटी सी खुली किताबों की अलमारी और एक लोहे की संदूक, जिसकी चाबी ही एक अलग दुनिया की पहली जिम्मेवारी बनी। जिस तिजोरी की कल्पना हम बचपन में कर सकते थे वो या तो स्कूल बैग या गणित की गणना करने वाले औजार बॉक्स ही हुआ करते थे। घर में आए मेहमान या छुट्टियों के बाद गांव से लौटते वक्त दादी के द्वारा दिया गया कुछ पैसा, वही हमारे करोड़ों अरबों रुपए से कम नहीं होता था। उन्हीं से हम अपनी दुनिया की सारी चीजें खरीदने की ताकत रखते थे। 3 भाइयों में बड़ा होने के बावजूद इन नन्हे रुपए को छुपाना और सुरक्षित रखना काफी कठिन होता था। उन दिनों इन खुले बिना ताले वाली तिजोरी को छुपा कर रखना ज्वेल थीफ से अपनी अमानत को बचा कर रखने जैसा ही था। घर में बड़ा या किसी ऑफिस में, घर में बड़ा बेटा या किसी ऑफिस में बड़े ओहदे का कर्मचारी जिम्मेवारियों का बोझ के हिसाब से, उम्र के हिसाब से बराबर ही होता है, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों को क्या लगता है? आप खुद फैसला करें। कुछ सवाल जैसे दूध का हिसाब किया, किराने वाले को पैसा दिया क्या, या स्कूल की फी जमा की, दुकान से सामान लाया या लिस्ट से मिलान किया, ये सारे सवाल कभी भी उठ जाते थे। साथ ही इनसे संबंधित कुछ दस्तावेज जैसे किराने की पर्ची, स्कूल की रसीद काफी संभाल कर रखना पड़ता था, और ये सारी चीजें हमारी बचपन की उस तिजोरी का हिस्सा हुआ करते थे। जिम्मेवारियों का बोझ अगर है तो भूलना तो स्वाभाविक ही है। एक दिन की बात है, डब्लू भैया घर पर आए हुए थे। माँ ने आवाज लगाई और खेल के मैदान से, जो कि हर गली मोहल्ले में छोटा सा हुआ करता है, दौड़कर भागता हुआ तीसरी मंजिल पर पहुंचा। पिताजी पुलिस में थे और हमें तीसरे तल्ले पर 2 कमरों का छोटा सा फ्लैट रहने को मिला था। वही हमारी दुनिया थी। पापा अक्सर ड्यूटी पर हुआ करते थे। वो कभी देर रात तो कभी थोड़ा पहले आ जाया करते थे, जैसा कि पुलिस की नौकरी में होता है। कमरे में दाखिल होते ही माँ ने कहा, डब्लू भैया 30 रुपए दे रहे हैं, संभाल कर रख लो, बाद में मुझे दे देना। मेरे हाथ गंदे हैं, बर्तन धो रही हूँ। और हाँ, डब्लू भैया को नाश्ते में बिस्कुट और पानी दे दो। बाद में डब्लू भैया चले गए और मैं भी खेलने चला गया। 2-3 दिन बाद जब रुपए मांगे गए तो मेरे पांव तले से जमीन खिसक गई। बचपन की तिजोरी को बार बार खंगाला गया पर रुपए नहीं मिले। डब्लू भैया से भी पड़ताल की गई और बाद में मेरी पिटाई भी हुई। हमारे रिश्ते में खटास आ गई। हमारा परिवार इस गलतफहमी में था कि वो रुपए शायद हो सकता है
डब्लू भैया वापस लेते चले गए हों और उनका परिवार यह समझने लगा कि मैं कहीं खर्च कर दिया और अब झूठ बोल रहा हूं। वैसे काफी बदनामी हुई। छोटे से मकान में जगह की कमी की वजह से कुछ जरूरी किताबों को छोड़कर सारी किताबें रद्दी के हवाले कर दी जाती थी। लगभग 2-3 साल बाद कुछ जरूरी किताबों को मैं अलग कर रहा था ताकि बाकियों को रद्दी के हवाले कर दिया जाए। तभी मेरी नजर एक किताब पर पड़ी जिसके बीच का हिस्सा कुछ फूला हुआ था। जैसे ही मैंने किताब खोली, सामने वो 30 रुपए थे जो डब्लू भैया ने दिए थे। एक बार फिर से मेरे सामने वही दृश्य दृष्टिगोचर हो गया। मैं भागता हुआ तीसरी मंजिल पर आया। माँ ने मुझे 30 रुपए लेने के लिए बोला और साथ में डब्लू भैया को नाश्ते में बिस्किट देने के लिए कहा। बिस्किट देने और खेलने जाने की जल्दबाजी में मैंने वो रुपए किताब में रख दिया और डब्लू भैया को बिस्कुट देकर खेलने चला गया। इस बात को लेकर वैसे ही काफी बदनामी हुई थी, तो मैंने इसे छुपाना मुनासिब नहीं समझा और माँ को तुरंत सारी घटना विस्तार से बताया। पिताजी भी सामने ही थे, सो एक बार फिर से तिरस्कार का सामना करना पड़ा। हम लोग चाह कर भी डब्लू भैया के परिवार से ये बात बता नहीं पाए। बदनामी या अहम के डर से नहीं, डब्लू भैया के पिताजी दूर कहीं ट्रांसफर हो गया था और वो चले गए थे। उनका सारा परिवार वहां से चला गया था। इसलिए टेलीफोन ये घटना उस समय की है जब मोबाइल की कल्पना भी नहीं थी। टेलीफोन सिर्फ ऑफिसों में होते थे या बड़े धनवान घरों में किसी किसी के पास। शायद इस वजह से हम उन तक पहुंच नहीं पाए। आज भी ये बचपन की तिजोरी का किस्सा मुझे अपने बचपन में एक रिश्ते की छूटने की याद दिलाता है। धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत घटना और आपने जो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत अच्छा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बहुत ही रोचक था और काफी रिलेटेबल था। हम काफी कुछ समझ पाए कि ऐसा अक्सर हो जाता है, किताब में रखकर भूल जाते हैं हम पैसे और वो काफी दिनों बाद मिलते हैं। तो और जैसे आपने रिश्तों की अहमियत बताई या कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम बताई, तो थैंक यू सो मच संतोष कुमार जी। आगे बढ़ती हूँ हमारे दूसरे वक्ता की तरफ, मधु कुमार चौरसिया, जिनका जन्म बिहार में हुआ, मुंगेर जिले में। इनकी शिक्षा दीक्षा भी बिहार के विभिन्न स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में हुई। आप पेशे से एक पत्रकार हैं। भारत में विभिन्न समाचार पत्र और मीडिया चैनलों का अनुभव रहा है। पूर्व में इंग्लैंड से भारत की राजस्थान पत्रिका अखबार में साप्ताहिक कलम लगातार 2 वर्ष तक प्रकाशित। जी न्यूज के रायपुर छत्तीसगढ़ शाखा में सीनियर प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव न्यूज डेस्क पर भारत में कार्य किया। ईटीवी रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद न्यूज डेस्क पर कार्य का अनुभव। हिंदुस्तान समाचार पत्र मुजफ्फरपुर बिहार में सबसे पहले पत्रकारिता की मैंने शुरुआत की थी। उन्होंने मधु कुमारी चौरसिया जी ने। वर्तमान में आप इंग्लैंड से स्वतंत्र पत्रकारिता में पिछले 5 साल से सक्रिय हैं। साथ ही BHF रेडियो इंग्लैंड में कार्यरत हैं। साहित्य के क्षेत्र में बचपन से लगाव रहा है। काव्य पाठ और व्यंग्यात्मक लेखन में बेहद रुचि रखती हैं। आपको विश्व हिंदी संस्थान मॉरिशस द्वारा व्यंग लेखन में प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। आप 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ व्यंग्यकारों में शामिल हैं। मधु चौरसिया जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और तमाम श्रोताओं का, वरिष्ठ जनों का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। मेरी एक छोटी सी रचना है जो कि व्यंग से है, चूंकि मैं मीडिया से रही फील्ड से, तो इसी से रिलेटेड है। जरा सुनिएगा आप पहले से और फिर मैं अपनी प्रतिक्रिया देंगी। सबसे पहले इसका शीर्षक मैं बता देती हूँ। इसका शीर्षक है आधुनिक मीडिया की व्यथा कथा। रमा। माँ कहती है, रमा तुम सालों बाद अपने प्रोफेशन में वापस लौट रही हो। एक बार पूजा घर जाकर भगवान के सामने माथा टेकना मत भूलना। रमा। हाँ माँ, मैं ऑफिस निकलने से पहले पूजा कर लूंगी। मेरा लंच तैयार है, बस जरा ठीक से पैक कर दीजिएगा।
और सोनू को समय से स्कूल से लाना मत भूलिएगा। माँ, ठीक है बेटा, मैंने फोन पर अलार्म लगा लिया है, तुम चिंता मत करना, बस अपने काम पर ध्यान देना और समय से घर आ जाना। रमा, जी माँ। ओके माँ, मैं निकल रही हूँ, रात 9 बजे तक मेरा पेज तैयार हो जाएगा और वहां से सीधे मैं घर वापस आ जाऊंगी। प्रदीप समय पर मीटिंग खत्म कर घर वापस आ जाएंगे तो उन्हें खाना खाने दे दीजिएगा। आज मैंने उनका फेवरेट राजमा चावल बनाकर रख दिया है। आपने अपनी दवाई ले ली है ना? माँ, हाँ बेटा, ले ली है। रमा, बाय मॉम। माँ, बाय बेटा, हैव अ वंडरफुल डे। रमा, 1 घंटे से ट्रैफिक में जूझ रही हूँ, आज बस टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं। रमा, हेलो सर, कैसे हैं? शौर्य, हाय रमा, वेलकम बैक। 9 साल के लंबे ब्रेक के बाद तुम्हें देखकर बेहद खुशी हो रही है। रमा, शुक्रिया सर, शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ और फिर बच्चों की देखभाल में समय कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। शौर्य, चलो आज के पेज पर फटाफट काम शुरू करते हैं, मीटिंग के लिए बॉस आते ही होंगे। रमा, हाँ सर, मैं खबरें देख लेती हूँ, फ्रंट पेज के लिए कौन कौन सी लगानी है। शौर्य, हाँ ठीक है, जरा नीचे से मैं चाय पीकर आता हूँ, तब तक तुम खबरें छांट लो। थोड़ी देर बाद, रमा, सर फ्रंट पेज पर तो विज्ञापन जाना है, सेकंड पेज के लिए इस मंत्री महोदय ने अपने क्षेत्र में आम जनता के लिए बेहद रोचक कार्य किया है, उनकी खबर दूसरे इलाके के मंत्रियों को बेहतर कार्य के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है, उसे हेडलाइन बना दूं? शौर्य, नहीं रमा, इस एक्टर के डॉगी की मौत की खबर ट्विटर, फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया और हर टीवी चैनल पर ट्रेंड कर रही है। अब तो यह धीरे धीरे राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है, उसे लगाना हमारे लिए भी बेहद आवश्यक है। रमा, पर सर ये खबर तो वैसे भी इंटरटेनमेंट पेज पर जानी चाहिए, क्योंकि अब इस खबर को महीनों हो चुके हैं और उसमें बहुत छोटा सा अपडेट है, कोई नया एंगल तो है नहीं। शौर्य, अरे भाई, तुमने कुछ साल का ब्रेक क्या लिया, खबर की अहमियत ही भूल गई। नया एंगल कैसे नहीं है, कुत्ते को जहर देकर मारा गया था, इसके पीछे किसी की गहरी साजिश हो सकती है। इतने बड़े नायक के घर वारदात होना तुम्हें क्या कोई साधारण सी बात लगती है? ये काफी एंटरटेनिंग विषय होता जा रहा है, तुम भी ना ज्यादा अकल मत लगाया करो, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मेरे अंडर में काम करती हो, ऊपर बॉस को मुझे जवाब देना होगा। इन दिनों पाठक और दर्शक इस खबर में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, हर रोज छोटे छोटे एंगल पर कई टीवी चैनल तो पूरा 1 घंटा लाइव खींच रहे हैं। तुमने देखा नहीं, फलाने चैनल पर आज ही वो एक्टर कैसे फफक फफक कर रो रहा था और दूसरे चैनल वाले उसके अंतिम यात्रा की लाइव खींच रहे थे और सारी टीआरपी बटोर रहे थे। और आज ये एंगल आते ही उस चैनल का रिपोर्टर कैसे घूम घूम कर रिपोर्टिंग कर रहा था, फिर भला हम क्यों बीच रहे? रमा, पर सर ऐसे में हम तो किसी की मौत का तमाशा बना रहे हैं। शौर्य, नहीं, हम वही बेच रहे हैं जो पाठक या दर्शकों की डिमांड है। रमा, हाँ सर, समझ गई। मीडिया में इन दिनों जो बिक रहा है, हम एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में होने के नाते उसे ही जगह देनी होगी हमें भी। आखिर बाजार में प्रतियोगिता भी तो कम नहीं, जो जितना बिकेगा वो उतना प्रतिष्ठित कहलाएगा और विज्ञापन पाएगा, कंपनी को अच्छा रेवेन्यू आएगा, तभी तो हम जैसे पत्रकारों की रोजी रोटी चलेगी। शौर्य, हाँ रमा, वैसे भी इन दिनों मनोहर कहानियां मीडिया के बाजार में ज्यादा बिक रही हैं, हमें तो भाई अपनी नौकरी बचानी है। जिस दिन प्रतियोगिता दर्पण जैसी स्टोरी बिकेगी, हम भी उसी धारा में बह निकलेंगे। फिलहाल तो तुम इसे ही हेडलाइन लो। ये था मेरा छोटा सा व्यंग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत सुंदर, बहुत ही शुक्रिया, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया मत जी, आपने बहुत ही वास्तविकता भरा एक व्यंग सुनाया। हाल ही में हम ऐसी खबरें देख रहे हैं टीवी पर और पढ़ रहे हैं। मैं भी मीडिया बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे कुछ याद आ गया समय पर पहुंचना, और उस समय से इस समय तक जो खबरों में 7 साल पहले से अब तक जो बदलाव आया है, जो चुनाव होने लगे हैं, जिस तरह से खबरें चुनी जाती हैं, तो आपने काफी अच्छा व्यंग दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर। अगले वक्ता की तरफ बढ़ती हूँ, अमित अहलावत जी, जो कि जिनका मूल निवासी वो है जिला बिजनौर से, उत्तर प्रदेश, भारत से। वर्तमान निवास फीजी में है। व्यवसाय इनका सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख, डीजी सेल साउथ पैसिफिक में। और इन्हीं के शब्दों में इन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कुछ समय पहले, जो मेरे पास
थी, तो मैंने सोचा उन्हीं से इनका स्वागत कर लूं मंच पर। प्रयत्न कर लेता हूँ लिखने का कभी कुछ टूटा फूटा, इस चंचल मन को अपने अक्सर बहलाने के लिए। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख के पद पर करता हूँ सेवाएं प्रदान, डीजीसेल पैसिफिक फीजी में दिलों से दिलों को मिलाने के लिए। खाई है ठोकरें भारत, अफ्रीका, यूके और कैरिबियन में भी, घर गृहस्थी को इस दुनिया में अपनी चलाने के लिए। जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश, भारत का हूं मैं मूल निवासी, झोपड़ी एक बसाई है नोएडा में भी जीवन अपना बिताने के लिए। अमित जी, आगे आपको सुनकर आपके बारे में जानकारी लेंगे। आपका मंच पर स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी जी। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों को हृदय तल से अभिनंदन करते हुए आदरणीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेकर मैं अपने गद्य पाठ को प्रारंभ करता हूं, जिसका शीर्षक है फिजी गिरमिट गाथा, श्रम से स्वर्ग तक। किस्मत अभागों से पूरी तरह रूठ गई, कमर गरीबी लाचारी से जकड़ टूट गई। बढ़ाए जो सहमे कदम, छूने को आसमान, धरा भी अपनी कदमों से कहीं छूट गई। कुछ ऐसा ही हुआ उन अभागे भोले भाले भारतीय श्रमिकों के साथ, जो अंग्रेजों के झूठे झांसे में आकर एक सुनहरे भविष्य की चाह में निकल पड़े ऐसी राहों पर जिसकी मंजिल कहाँ है, कैसी है, कोई नहीं जानता था। बात 18वीं सदी की है, जब आंतरिक विग्रह के कारण अमेरिका से अंतरराष्ट्रीय बाजारों को कपास की आपूर्ति बंद हो गई। तब यूरोप के बागान मालिकों को कपास की खेती में संभावित लाभ दिखने लगा और वो फिजी में कपास की खेती के आयोजन की योजना बनाने लगे, परंतु फिजी के मूल निवासियों को वो तैयार ना कर सके। तब उन्होंने एक ब्लैक बर्डर बेंजामिन पीज के माध्यम से दक्षिण प्रशांत महासागरीय द्वीपों के वासियों को फिजी में खेती के लिए अपहरण करके मंगाना प्रारंभ किया। इन ब्लैक बर्ड श्रमिकों को कनक या साउथ सी आइलैंडर्स भी कहा जाता था और इस प्रथा को ब्लैक बर्डिंग कहते थे। बाद में उन श्रमिकों की भर्ती को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश सरकार एवं क्वींसलैंड सरकार ने उन मेलानेशियन श्रमिकों को 3 पाउंड प्रति वर्ष के वेतन पर 3 वर्ष की अवधि के लिए भर्ती किया। उन श्रमिकों के रहने व कार्य की परिस्थितियां इतनी कठोर थीं कि 1875 में फिजी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी विलियम मैग्रेगोर के अनुसार प्रत्येक 1000 श्रमिकों में से औसतन 540 की मृत्यु हो जाती थी। 3 वर्ष के अनुबंध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों को श्रमिकों की आपूर्ति के लिए अगला विकल्प चाहिए था और 10 अक्टूबर 1874 को फिजी आधिकारिक रूप से ब्रिटेन को सौंपा गया और सर अर्थुर हैमिल्टन गॉर्डन 1875 में फिजी के पहले गवर्नर बनाए गए, जो इससे पहले मॉरिशस एवं त्रिनिदाद में भी गवर्नर रहे थे। गॉर्डन का मुख्य लक्ष्य फिजी की नकद अर्थव्यवस्था में सुधार करना था और इस कार्य को प्रारंभ करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से चीनी शोधन कंपनियों को आमंत्रित करना प्रारंभ कर दिया। अब इस कार्य के लिए उन्हें गन्ने की खेती के दक्ष श्रमिकों की भी आवश्यकता थी और वो अच्छे से जानते थे, क्योंकि वो मॉरिशस और त्रिनिदाद में पहले ही रह चुके थे और जहां पे गिरमिटिया पहले से हो रहा था, तो वो अच्छे से जानते थे कि फिजी से बेहतर विश्वसनीय मेहनती इन भारत से बेहतर विश्वसनीय मेहनती एवं परिस्थितियों से समायोजन करने वाले श्रमिक उन्हें कहीं नहीं मिलने वाले। बस वहीं से प्रारंभ हुई फिजी में वो गिरमिट युग की 37 वर्षों की दर्द भरी गाथा, जिसे सोचकर आज भी दिल है थर्रा जाता। गिरमिट शब्द जो गिरमिट शब्द है वो अंग्रेजी के एग्रीमेंट शब्द का अपभ्रंश बताया जाता है। जिस एग्रीमेंट पर श्रमिकों से अंगूठे का निशान लगवाकर 5 वर्षों का अनुबंध करते थे, कम पढ़े लिखे के होने के कारण श्रमिक उसी एग्रीमेंट को गिरमिट कहते थे और उसी के आधार पर वो सब श्रमिक गिरमिटिया कहलाते थे। 3 मार्च 1879 को लियोनीदास नाम का एक जहाज भारत के बंदरगाह कलकत्ता से चलते हुए मद्रास से होते हुए 522 गिरमिटियों को लेकर सिंगापुर के रास्ते 14 मई 1879 को लगभग 3 महीने की समुद्री यात्रा के बाद फिजी में लेबुका के तट पर पहुंचा। लेबुका फिजी का प्रथम मॉडर्न टाउन था, जहां यूरोपियन ने लगभग 1822 में आकर अपना बसना प्रारंभ किया था और उस समय फिजी की राजधानी भी कहलाता था। फिजी पहुंचते पहुंचते जहाज यात्रा में अपनी दुर्गति को देखकर गिरमिटियों की ये तो समझ में आ गया कि आगे की यात्रा भी सुगम नहीं होने वाली थी, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी
उनके पास परिस्थितियों में ढलने के सिवाय कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं था। फिजी जो पहुंचे गिरमिटिया थे वो ज्यादातर बिहार, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण भारत से आए थे। इन गिरमिटियों को कुली कहा जाता था और इनके निवास स्थान को कुली लाइन, जिसमें कुलियों के रहने के लिए 12 बाई 8 फीट की एक छोटी सी कोठरी होती थी, 12 बाई 8 फीट की, और उस कोठरी में 3 लोगों को रहना पड़ता था। आवास की स्थिति, सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, स्वच्छता की कमी, कम भोजन, लंबे घंटों तक कार्य और अंग्रेजों द्वारा कठोर व्यवहार के कारण इन गिरमिटियों की मृत्यु की संख्या भी अत्यधिक होती थी। वो निस्सहाय गिरमिटिया दिन भर गन्ने के खेतों में कठिन परिश्रम करते, कष्ट सहते, अनेकों उत्पीड़न सहते और उसके बदले में उन्हें मिलता बहुत ही कम वेतन, गालियां, कोड़ों की मार और फटकार। उन अभागे गिरमिटियों की परिस्थितियां कठिन ही नहीं बल्कि अत्यंत अपमानजनक भी थी, परंतु उनके पास अच्छी चीज ये थी कि उन्होंने कभी भी श्रम से मुंह नहीं चुराया और अपने गाढ़े पसीने से फिजी की धरती को निरंतर सींचते रहे। इस तरह 37 वर्षों तक, यानी कि 1879 से लेकर 1916 तक भारत से 42 जहाजों द्वारा 87 यात्राओं में 60,965 श्रमिकों को फिजी लाया गया, जिसमें से कुछ की बीमारी के कारण अकाल मृत्यु हो गई, कुछ भय से या उत्पीड़न के कारण आत्महत्या कर ली और कुछ शिशुओं ने भी जन्म लिया रास्ते में आते आते। इस प्रकार 60,553 गिरमिटिया श्रमिक फिजी पहुंचे। चले थे 60,965 और जब फिजी पहुंचे 60,553। लियोनिदास जहाज से आए गिरमिटिया अन्य आवश्यक वस्तुओं के साथ साथ 4 रामचरितमानस, 2 हस्तलिखित सूर्यनारायण कथा, एक सुख सागर, एक आलाखंड, 16 ढोल के वे अन्य कुछ वाद्य यंत्रों को एक धरोहर के रूप में लेके आए थे। सभी श्रमिकों पर रामचरितमानस का गहन प्रभाव था, क्योंकि उन्हें अपने गिरमिटिया जीवन को कहीं ना कहीं लगता था कि हमारा गिरमिटिया जीवन श्री रामचंद्र जी के वनवास के जैसा ही है। दिन भर अंग्रेजों के कोड़ों की मार, गालियों की बौछार में कठिन परिश्रम करते और रात में अपनी कुली लाइन के आसपास इकट्ठे बैठकर रामायण की चौपाइयां, भजन, कीर्तन, आल्हाखंड इत्यादि के सारे दिन भर की थकान को उतारते। अगले दिन के लिए अपने आप को तैयार कर लेते। इन सब भजन कीर्तन से जो प्राप्त आध्यात्मिक एवं ओजपूर्ण प्रेरणा उस संकट में के समय में उन श्रमिकों के लिए अटूट धैर्य, विश्वास एवं संघर्ष करते रहने की शक्ति का संचार करती थी। जब साथ में बैठते थे तो अपने और अपने परिवार के भविष्य, बच्चों की शिक्षा, गिरमिट मुक्ति के बाद व्यवसाय इत्यादि के बारे में विचार विमर्श करते थे कि क्या करेंगे। धीरे धीरे हिंदी भाषा, रामायण, रामलीला, भजन, कीर्तन इत्यादि के सारे अलग अलग जाति व अलग अलग प्रांत से आए सभी श्रमिकों में संपर्क एवं एकजुटता बढ़ने लगी और स्थानीय समाज और अंग्रेजों के प्रति भी जो उनका मन का डर था वो भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटने लगा। गिरमिट मुक्ति के बाद एक पंडित जी होते थे, पंडित तोताराम सनाड्य जी, जो 1914 में फिजी में मेरे 21 वर्ष नाम की एक पुस्तक लिखकर फिजी में गिरमिटियों की परिस्थितियों को दर्शाया और अपना ये बात उन्होंने महात्मा गांधी जी तक भी पहुंचाई। 1912 से लेकर 1917 के बीच में महात्मा गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी और उनके कुछ सहयोगी मित्र जैसे कि मणिलाल मगनलाल जी, चार्ल्स एंड्रयूज एवं हेनरी पोलाक इत्यादि के सहयोग से गिरमिट विरोधी आंदोलन को बल मिलने लगा और लोगों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए, गिरमिट विरोधी दबाव को देखते हुए अंततः अंग्रेज सरकार ने 12 मार्च 1917 को अपने गजट में भारत से गिरमिट प्रथा के तहत श्रमिकों को दूसरे देश भेजना निषेध घोषित किया। इसमें फिजी ही नहीं, फिजी के अलावा और भी जितने देशों में हमारी गिरमिट प्रथा थी वो सबको निषेध किया गया। 1920 में गिरमिट मुक्ति के बाद कुछ श्रमिक वापस भारत आ गए, कुछ वहीं बस गए। पूरे दौर में जो 37 वर्षों का दौर था उसमें लगभग 24,655 गिरमिटिया भारत वापस आए थे। CSR कंपनी, जो एक वहां पे शुगर मिल थी, ने अपना लाभ देखते हुए श्रमिकों को पट्टे पर जमीन देना प्रारंभ कर दी ताकि वो श्रमिक खेती कर कंपनी को सस्ते दामों में गन्ना बेचते रहे। इस तरह 1920 के बाद फिजी में एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसमें भारतीय श्रमिक न रहकर किसान बन गए और इसके बाद किसी ने खेती की, किसी ने नौकरी की, किसी ने कोई व्यापार किया
कोई राजनीति से जुड़ गया, अनेकों सामाजिक, आध्यात्मिक, शैक्षिक, व्यवसायिक एवं राजनीतिक संस्थानों का गठन हुआ, जिन्होंने फिजी के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और आज वही 322 द्वीपों का फिजी द्वीप समूह इस धरती पर किसी स्वर्ग से कम नहीं है। निराशाओं की चरम स्थितियों में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले उन भोले भाले श्रमिकों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गन्नों की खेती करते करते वो श्रमिक भारत से 12,000 किलोमीटर दूर भारतीय भाषा और संस्कृति का ऐसा बीज भी रोपण कर देंगे जिसकी फसल फिजी सदैव काटता रहेगा। आज फिजी की उन्नति, समृद्धि एवं खुशहाली उन गिरमिटियों के श्रम एवं संघर्ष का ही परिणाम है। और तभी अगली 4 पंक्तियों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। मैं यही कहना चाहूंगा उनके लिए कि ठोकरे हैं खाई बड़ी पीड़ा सही घड़ी घड़ी, फिर भी बाधाओं को वो पार कर आए हैं। राम नाम जप जप करते रहे वो तप, खेती कर फिजी में वो जीवन उगाए हैं। ठोकरे हैं खाई बड़ी पीड़ा सही घड़ी घड़ी, फिर भी बाधाओं को वो पार कर आए हैं। राम नाम जप जप करते रहे वो तप, खेती कर फिजी में वो जीवन उगाए हैं। स्वर्ग बना फिजी है जो देन उन्हीं की है ये वो, स्वर्ग बना फिजी है जो देन उन्हीं की है ये वो, आज हम जिसका ये आनंद उठाए हैं। कोटि कोटि नमन है उन गिरमिटियों को, फिजी में जो आके एक भारत बसाए हैं, फिजी में जो आके एक भारत बसाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुझे सुनने के लिए, और विशेषकर रामा जी जो उन्होंने मुझे इन आप सब विद्वानों के साथ में मंच साझा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छे अमित जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अमित जी। आपने मैं नेदरलैंड्स रहते हुए सूरीनामी भाइयों से और बहनों से मिली हूँ। उन्होंने जिस तरह से हमारे आस्था को और हमारी संस्कृति को वहां पर भी जीवित रखा है, बिल्कुल आपके फिजी के चित्रण से मैं नेदरलैंड्स और सूरीनाम का चित्रण अपने जहन में घुमा पाई। सो बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि किस तरह से 1916-17 में इसका विरोध करके हमारे महान नेताओं और हमारे महान क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करके इसे समाप्ति करवाई, और फिर किस तरह से गिरमिटिया संस्कृति के बाद उन्हें किसान का दर्जा और उन्होंने काफी सारे व्यवसाय रखे। वाकई उनके श्रम को, उनकी प्रतिभा को नमन है, और उन्होंने जिस तरह से हमारी आस्था और संस्कृति को जीवित रखा है उसे भी नमन है। धन्यवाद अमित जी। मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली वक्ता के लिए, डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी, जिनकी रुचि नृत्य और थिएटर्स में रही है, जिसमें उन्हें अपने परिजनों का पूर्णतः सहयोग मिला है और आशीर्वाद मिला है हमेशा। आज अंजलि जी श्रीलंका में टीचर, एक्ट्रेस और कोरियोग्राफर हैं। सालों से प्रशिक्षण दे रही हैं। बीए ऑनर्स और मास्टर इन कथक किया है आईकेएस यूनिवर्सिटी से, और पीएचडी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से की है। वर्तमान में कोलंबो की यूनिवर्सिटी विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में सेवा दे रही है। 2016 से 18 तक हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन एंड एशियन डांस रही हैं। चीन, रूस, दुबई, सिंगापुर के देशों में नृत्य प्रस्तुति और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर चुकी हैं। इन्हें श्रीलंकन और इंडियन गवर्नमेंट से 2 इंटरनेशनल ग्रांट्स और 3 स्कॉलरशिप प्राप्त हैं। डॉक्टर अंजलि मिश्रा जी, आपका मंच पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए, और आपका मंच संचालन भी बहुत अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत। और सभी गुरुजनों को और जो मेरे साथी हैं उन सभी को सादर नमस्ते और सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी कहानी पढ़ूंगी, जो बिल्कुल आज के मॉडर्निटी पे आधारित है। जो एक पीआर वाली जो चीज चल रही है उसके ऊपर है मेरी ये कहानी आधारित, अपराजिता, और ये गर्भनाल में अभी प्रकाशित की हुई है। अपराजिता सुनो, तुम बात समझ ही नहीं रही हो। माँ का स्वर थोड़ा तेज था। अपराजिता ने भी कुछ देर माँ की तरफ देखा और गाड़ी स्टार्ट करके फर्ज से चली गई। 2 घंटे पता नहीं कब बीते। डिनर तैयार था। मैं माँ को खाना खाने के लिए बुलाने गई। माँ कहते हुए मैंने माँ का हाथ धीरे से पकड़ा। स्पर्श अक्सर भावों को पूर्ण रूपेण उड़ेलने में सहायक होता है। भाव बाहर आने पर इंसान काफी हद तक अपने आप को सहज महसूस करता है। मेरे प्यार भरे स्पर्श का परिणाम यह था कि माँ ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने चली गई, यह सोचते हुए कि ज्वालामुखी का विध्वंसक विस्फोटक रूप जल्द ही सामने आएगा और उनमें से
सारी भावनाओं का तूफान एक साथ उभलते हुए पूरे उफान के साथ निकलेगा। ऐसा ही तो होता है इंसानी मस्तिष्क के साथ। पहले तो वह सारी अच्छी बुरी चीजें इस तरीके से जमा लेता है जैसे वह उसकी सारी अचल संपत्ति हो, और फिर समयानुसार परिवर्तन उसे उतावला कर देते हैं उन विचारों एवं भावनाओं को प्रदर्शित करने को, और यहीं से उसकी तलाश शुरू होती है नए जीवन के लिए, नए परिवर्तनों की। आज मेरे द्वारा देखा हुआ अपराजिता का नया रूप बार बार मुझे अतीत में झांकने का निमंत्रण दे रहा था, मानो वर्तमान अपनी कोई जिद उन अतीत की स्मृतियों को मोहरा बनाकर पूरी कराना चाहता हो। अपराजिता को मैं अपनी भाभी कम और अपनी बड़ी बहन ज्यादा मानती थी, इसलिए मैं उन्हें दीदी कहकर ही पुकारती थी। और वह जब से इस घर में आई थी तभी से मैंने महसूस किया था कि परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी, और वह हंसते हुए सारी जिम्मेदारियां निभाते भी जा रही थी। मैंने उसकी मुस्कुराहट के पीछे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को, उसकी इच्छाओं को कुचलते हुए भी देखा था। हम दोनों के बीच उम्र का फर्क केवल 3 वर्ष का था। मैं उसे एक सखी की तरह अपनी बातें बता तो देती थी, परंतु उसके मनोभावों का जानने का साहस कभी नहीं कर पाती थी। उसका गंभीर एवं शांत स्वभाव शायद एक कारण रहा हो। एयरलाइन में ऑफिसर की पद पर कार्यरत अपराजिता घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। उसकी होठों की मुस्कुराहट के पीछे मैंने अक्सर कुछ दबी हुई इच्छाओं को छटपटाते देखा था, जिन्हें वह हमेशा कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के तले छुपा लिया करती थी। आज से 6 वर्ष पूर्व भैया की जिद पर अपराजिता के द्वारा आवेदन किया हुआ PR कनाडा के लिए आया, जिसमें मेरे भैया मेरे 18 वर्षीय भतीजे के साथ कनाडा शिफ्ट हो गए थे, और वह अपना काम इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहती थी, और मेरी माँ से भी उनका काफी लगाव था। वह यहीं रुक गई। कभी जब माँ जाने की बात पूछती तो कह देती, कभी भी चले जाऊंगी माँ, जब मन करेगा। मैंने उन्हें कई बार किचन में रोते देखा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब अपराजिता थोड़ी गुमसुम रहने लगी थी। फिर कहीं से हमें पता चला कि भैया तो अब उसे फोन करते ही नहीं है। माँ ने फोन पर भैया को काफी समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। उन दोनों के बीच क्या हुआ था आज तक पता नहीं चला। हाँ, बेटे का फोन आता है, मिलने भी आया 2-3 बार। उच्च शिक्षा में लीन बेटे से अपनी मनोव्यथा कहकर वह बाधा नहीं बनना चाहती थी। वैसे भी वह अपने द्वंद्व में पुत्र को शामिल नहीं करना चाहती थी। 3 महीने पहले की बात है जब उसने माँ को और मुझे राजीव के बारे में बताया। माँ का प्रेम अगाध है राजीव के लिए, तभी शायद डर गई थी। राजीव अविवाहित था, अपराजिता उसके साथ रहना चाहती थी। यह सुन माँ उसकी भावनाओं को भली भांति समझ तो पा रही थी, परंतु शायद सामाजिक दायरे कई बार उनके मनो मस्तिष्क पर हावी होकर उन्हें विवेकहीन कर रहे थे। क्योंकि जैसा कि मुझे याद है, माँ ही ने मुझसे कई बार जिक्र किया था कि उन्हें लगता है कि अपराजिता अंदर से टूट चुकी है। आज उसी शांत अपराजिता ने ऐलान कर दिया था कि वह राजीव के साथ रहना चाहती है। वैसे तो 2 वर्ष पूर्व ही वह एयरलाइन के फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी और माँ से मिलने हर 3 दिन में आया करती थी, परंतु आज राजीव के साथ रहने के फैसले की सुन माँ स्तब्ध रह गई थी। रात के 2 बज चुके थे, तभी माँ ने आवाज दी, दरवाजे पर कोई है, देखना जरा। माँ ने कहा। मैंने मुख्य द्वार की ओर लगी खिड़की से पर्दा हटाकर देखने का प्रयास किया। अरे यह क्या, अपराजिता इस वक्त? यह कहते हुए मैंने तुरंत दरवाजा खोला। वह मुझसे बिना कुछ कहे सीधे माँ के कमरे की तरफ चली गई। उसको अपने सामने पाकर माँ हैरान नहीं हुई, वाकिफ जो थी उनके स्वभाव से। अपराजिता बिना कुछ कहे माँ के पास बैठ गई। वह एक गहरी सांस लेकर बोली, माँ मैं थक गई हूँ, मैं देवी नहीं बनना चाहती, मैं सामान्य नारी बनना चाहती हूँ। मुझे आज आपको आशीर्वाद देना ही होगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माँ को उसके अंदर ज्वालामुखी के धधकते उफान का आभास हो गया था। शायद जो बाहर आने को व्याकुल था, खुद माँ के अंदर का समंदर भी तूफान का आगाज कर रहा था। मन व्याकुल दोनों का ही था तूफान के आने से पहले, क्योंकि शायद वो तूफान उन लहरों का इंतजार कर रहा था जो कभी कभी भयावह तो होती ही हैं, परंतु रेत की पुरानी परत हटाकर नई ऊर्जा का संचार करने में सहायक होती हैं। अपराजिता ने अपनी बात कहनी शुरू की। माँ, कितना कठिन होता है ना आधुनिक नारी का जीवन जीना, क्योंकि चोला तो हमें आधुनिक नारी का पहना दिया जाता है, लेकिन संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें ही सौंप दी जाती है। और जो तराजू के 2 पलड़ों की तरह होते हैं, सारी उम्र गुजर जाती है दोनों को संतुलित करने में, और दूसरी ओर तैयार खड़े रहते हैं समाज के कुछ ठेकेदार, जो समय समय पर हमारा चरित्र प्रमाण पत्र भी जारी करते रहते हैं। माँ,
प्रेम, त्याग और सहनशीलता तो हम माँ के गर्भ से ही सीख कर आते हैं, फिर और ज्यादा की उम्मीद हम ही से क्यों की जाती है। माँ, अगर आज मुझे एक सहारे की जरूरत है जिसका इस उम्र में शारीरिक मायने कम एवं मानसिक मायने अत्यधिक एवं कल्पना से परे है, तो क्या गलत है। यह सब कहते हुए उसकी आंखों में आंसू नहीं, विजय की चमक दिखाई दे रही थी, दृढ़ निश्चय की प्रतिज्ञा दिखाई दे रही थी। माँ, देवी का कर्तव्य दीदी ने पूरा कर लिया है, अब उसे सामान्य नारी जीवन जीने का आशीर्वाद दीजिए। यह स्वर मेरा था। अच्छा माँ, क्या तुम अभी भी मुझे गलत समझती हो। कहते हुए अपराजिता माँ के घुटनों के पास बैठ गई। नहीं बेटा, तुम्हारी हार मुझे कतई मंजूर नहीं, तुम मेरी अजेया हो। माँ के स्वर में भावुकता थी। विचार रूपी ज्वालामुखी से सत्यता और यथार्थ रूपी दो रत्न बाहर आ चुके थे, जिनकी चमक माँ के चेहरे पर मुझे साफ नजर आ रही थी। आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अंजलि जी। किस तरह से आधुनिक महिलाएं एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रही हैं, जहां उन्हें संस्कारों को और अपनी मर्यादाओं को बैलेंस करते हुए आधुनिकता को भी साथ लेकर चलना है और एम्पावर होना है। आपने उसका काफी अच्छा वर्णन किया। धन्यवाद अंजलि जी मंच को सुशोभित करने के लिए। मैं आगे बढ़ती हूँ हमारी अगली वक्ता की तरफ, सविता जाखड़ जी, जो कि फ्रांस में थी और अब स्वीडन में है, जैसी जानकारी हमें रामा जी से मिली। इन्होंने BFA MA ड्राइंग एंड पेंटिंग में किया है, PG डिप्लोमा मास मीडिया और क्रिएटिव राइटिंग में किया है, प्रोफेशनल आर्टिस्ट है, आर्ट टीचर है, स्पेशल एजुकेशन सपोर्ट टीचर है, होलिस्टिक हेल्थ प्रैक्टिशनर है और योगा टीचर है। ये हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं और इनका ग्रेजुएशन फाइन आर्ट्स इन पेंटिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से हुआ है और इन्होंने मास्टर्स इन ड्राइंग एंड पेंटिंग जिवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से की है। इनकी कई प्रदर्शनियां, इनके आर्ट वर्क्स कई प्रदर्शनियों में लग चुके हैं, एजेंसीज, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट एग्जीबिशंस लग चुके हैं काफी कुछ, और इन्होंने काफी स्कूल्स, लाइब्रेरीज और इसके एजुकेशनल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया है। सविता जी, आपको सुनकर आपको और जानेंगे, आपका मंच पर स्वागत है। थैंक यू सो मच रमा जी, थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइज करने के लिए और हम सबको इनवाइट करने के लिए। लेखक तो नहीं हूं मैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है लाइफ में जो आपसे लिखवा लेता है अपने आप। तो मेरी एक छोटी सी कहानी है, वो एक सत्य घटना पर आधारित है। स्विट्जरलैंड की यात्रा थी उस टाइम की ये कहानी है, सुनिए। वो गर्मियों की शाम थी, सनसेट, सनराइज और बहता पानी मेरी कमजोरियों में शामिल है, जहां भी दिखे खिंची चली जाती हूँ। मैंने गाड़ी को साइड में लगाया और उतर के सनसेट पॉइंट से ढलते हुए सूरज को देख रही थी। थोड़ी सी दूरी पर एक शराबी आदमी बैठा हुआ था, जिसके हाथ में टैटू गुदे हुए थे और उसके हाथों में बियर का कैन था। सोचा अच्छा व्यू है, होटल जाने से पहले कुछ फोटो ले लेती हूँ। आसपास कोई नहीं दिख रहा था सिवाय उस शराबी आदमी के, जिसके फोटो लेने के लिए बोला जा सके। सोचा सेल्फी ट्राई करती हूँ। इतने में किसी ने आवाज दी, अगर आप चाहें तो मैं आपका फोटो ले सकता हूँ। मैंने मन ही मन सोचा कि ये ठीक से चला नहीं जा रहा है, शराबी है, इससे क्या फोटो लेगा। नीचे गहरी खाई थी, मुझे लगा अगर मैंने इसके हाथ में फोन दिया तो मेरा फोन तो गया समझो। नया आईफोन उसके हाथों में देने का मन नहीं था, लेकिन वो इतनी दूर से उठ के मेरे लिए आया था तो मना करने का मन भी नहीं हुआ। ना चाहते हुए मैंने आईफोन उसके हाथों में पकड़ा दिया। फोटो लेने के बाद फोटो चेक कर लीजिए सही आया या नहीं, उसने बोला। नहीं तो मैं दूसरा लेता हूँ। फोन मेरे हाथों में आते ही मैंने राहत की सांस ली और फोटो बिना देखे ही बोल दिया, बहुत अच्छा है, शुक्रिया। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था उसे दोबारा अपना आईफोन देके। मन ही मन सोच रही थी कि कांपते हाथों से क्या फोटो लिया होगा इसने, इसलिए देखने की जहमत भी नहीं उठाई। आगे जाने के लिए मैं वहां लगे मैप देखने लगी और वो वहीं पास में खड़ा हुआ था। आप पहली बार आई हैं यहाँ? उसने पूछा। हाँ कहते हुए मैंने भी पूछ लिया, आप आते रहते हैं यहाँ? मैं यहीं रहता हूँ, पहाड़ों के नीचे, वो जो गाँव दिख रहा है वहां मेरा घर है। मैं यहाँ ऑलमोस्ट हर रोज आता हूँ ऑफिस के बाद ढलते सूरज को देखने। मेरे बेटे और मेरी गर्लफ्रेंड जो मेरे बच्चे की माँ भी थी, ये जगह उसकी पसंदीदा जगहों में से एक थी। छुट्टी वाले दिन हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते थे। मेरी गर्लफ्रेंड पेंटर थी, अक्सर अपने कैनवस और पेंट का सामान साथ लाती थी और हम यहाँ पर घंटों बिताते थे।
अंधेरा होने को था, मेरा वहां से जाने का मन था और शराब की गंध मेरे लिए मुश्किल थी, लेकिन उसको यूं इग्नोर करके जाने का मन नहीं मान रहा था। वो बोलता जा रहा था और मेरा पूरा ध्यान घड़ी की टिक टिक पे था। मैं उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसकी बातों में अपनी गर्लफ्रेंड और बेटे के लिए है की जगह था वर्ड यूज करना मुझे थोड़ा परेशान कर रहा था। मैंने ना चाहते भी उनसे पूछ ही लिया, अब वो आपके साथ नहीं रहते, उनका अब मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं है, वो अब वहां है जहां से कोई वापस नहीं आता। 4 महीने पहले इसी रास्ते पे हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया था, गहरी पीड़ा के साथ उसने बोला। हम यहीं आने के लिए निकले थे लेकिन यहाँ तक पहुंचे नहीं। तब से रोज यहाँ आता हूँ और ऊपर वाले से एक ही सवाल पूछता हूँ, मुझे भी क्यों नहीं बुलाया, कैसे, क्यों और किसके लिए जिंदा रहूं, लेकिन जवाब नहीं मिलता। मुझे गहरी पीड़ा के साथ शर्मिंदगी हुई। जिस इंसान को कुछ देर पहले मैं एक पागल शराबी मान रही थी, वो गहरे दुख में डूबा हुआ पिता और प्रेमी निकला। उससे नजरें मिलाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं विदा चाहता हूँ, उसने बोला। रुकिए, मैं आपको ड्रॉप कर सकती हूँ अगर आप चाहें। अंधेरा भी हो गया था और इतनी दूर आप थक जाएंगे, मैंने पीछे से कहा। शुक्रिया, लेकिन इसीलिए तो पैदल आता हूँ कि इतनी दूर की थक जाऊं और नींद आ जाए, नहीं तो सारी रात आंखों में जाती है। इतना कह के वो चला गया। होटल में आके जब मैंने फोटो देखा तो वो उस ट्रिप का सबसे शानदार फोटो था। मुझे और भी ज्यादा शर्मिंदगी हुई, लेकिन माफी मांगने के लिए वो मेरे सामने नहीं था। अब भी जब इस फोटो को देखती हूँ तो मन ही मन उस अजनबी का एहसान मानती हूँ कि ये सिर्फ फोटो नहीं बल्कि एक सबक था जो ये बताता है कि किसी भी इंसान को दूर से देखकर उसको जाने बिना उसको जज करना उसके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत सविता जी, आपने यात्रा वृत्तांत में, यात्राएं हमें अक्सर ऐसे पाठ पढ़ा देती हैं जो हम रोजमर्रा की हमारी आम जिंदगी में नहीं समझ पाते, और बहुत ही खूबसूरती से आपने वर्णन किया एक मार्मिक घटना, दुख, डर और फिर जानना किसी को, जैसा कि कहा गया है कि बुक को उसके कवर से ना जाने। बहुत ही खूबसूरत वर्णन, बहुत ही धन्यवाद आपका सविता जी। आगे बढ़ती हूँ हमारे अगले वक्ता की तरफ, जो कि साहित्यकारिता के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। कविता, पत्रकारिता, अनुवाद, संपादन और इतिहास लेखन में एक साथ सक्रिय। जन्म लखनऊ में, किंतु किसी एक शहर अथवा आजीविका से बंधकर नहीं रह सके। विज्ञान एवं पत्रकारिता में डिग्रियां, लोक प्रशासन एवं हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां तथा रूसी भाषा और ट्राइबल आर्ट्स एंड कल्चर में डिप्लोमा। सबाल्टर्न स्टडीज में गहरी रुचि। आजादी की लड़ाई में आदिवासियों की शिरकत पर शोध कार्य पर पीएचडी। प्रकाशित कृतियां जैसे कविता संकलन बहुत दिनों के बाद, समरकंद में बाबर, काल को भी नहीं पता आदि। लंबी कविता 20वीं सदी 21वीं सदी। अनुवाद कभी न छीने काल, काइसिन कुलिएव, स्मृति गाथा येगोर येसाइवे आदि। अनुवाद किए हैं, काफी गद्य कृतियां हैं, कविता के पोस्टर हैं, और सम्मान में सोमदत्त सम्मान, पुष्किन अवार्ड, माधवराव सप्रे अवार्ड, वागेश्वरी अलंकरण, जीपलेख, सृजन गाथा, केशव पांडे, त्रिसुगंधी, लाल बलदेव सिंह, ऐसे कई लंबी फहरिस्त है सम्मानों की। फेलोशिप बालकृष्ण शर्मा नवीन फेलोशिप, दैनिक आज, जागरण, महाकौशल, लोक स्वर, इन सभी अखबारों से जुड़े हुए और इन सभी मीडिया से जुड़े हुए। संस्थापक व संपादक साप्ताहिक इंडियन न्यूज दिल्ली, सलाहकार संपादक राष्ट्रीय हिंदी मेल भोपाल, संप्रति प्रधान संपादक दुनिया इन दिनों। उज्बेकिस्तान, अर्मानिया, रूसी समेत पूर्व सोवियत संघ, नेपाल, हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका, मिस्र और भी कई देशों की यात्राएं कर चुके हैं। सुधीर सक्सेना जी, आपका मंच पर स्वागत है। सुधीर म्यूट, अब ठीक है, आप बोलिए। हाँ, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस आयोजन के सूत्रधारों को बधाई और आभार एक साथ दूंगा, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि साहित्य, कला, संस्कृति की कोई सरहद नहीं होती, और आज का जो आयोजन है वो भौगोलिक सरहदों से ऊपर उठकर एक अलग तरह के लोक को आलोकित करता है। और
बड़ा लंबा चौड़ा और वजनी परिचय दिया। उसके बाद रचनाएं सुनाने में ये तय करना होगा कि उसके अनुरूप किन रचनाओं का चयन किया जाए। मैं अलग अलग मिजाज की कुछ कविताएं सुनाऊंगा, कुछ प्रेम कविताएं और कुछ सामयिक या ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी हुई कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है यूरेका। आर्किमिडीज के प्रसंग को याद करते हुए यदि आप इसे सुनेंगे तो बेहतर तरीके से उसको हृदयंगम कर सकेंगे। यूरेका। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। अगर पानी में छपाक से कूदता नहीं आर्किमिडीज, तो भला कहाँ होता एथेंस की सड़कों पर यूरेका यूरेका का शोर। लोग सचमुच भूल गए होते आर्किमिडीज को। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने सोचा और पा लिया। फक्र करो हर आर्किमिडीज पर जिसने खोजा और पा लिया। नफरत करो उससे जिसने मार डाला अपने भीतर के आर्किमिडीज को। और तरस खाओ उस पर जो बंद कमरे में या खुली सड़क पर कभी नहीं चिल्लाया यूरेका यूरेका यूरेका। वाह सुधीर भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्रवेशिका। प्रवेशिका अगली कविता का शीर्षक है चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। सूरत में प्लेग आया था और महामारी फैली थी और सूरत लगभग वीरान हो गया था। उस संदर्भ में चूहों से उतना ही डरो जितना चूहों से डरते हैं सूरतवासी। मक्खी से उतना ही डरो जितना मक्खी से डरता है हर निवाला। फफूंद से डरो रोटी और चमड़े की तरह। कालिख से डरो धवल वस्त्रों की तरह। डरो और लड़ो इनके आकाओं से अहर्निश। ज्वालामुखी से डरो, ज्वालामुखी से डरो पाम्पेई नगरी की तरह। ज्वालामुखी से डरो पाम्पेई नगरी की तरह। समुद्र की लहरों से डरो द्वारका की तरह। ध्वंस से डरो इनका और मोहनजोदाड़ो की तरह। शून्य से डरो डरता है ताबूत और मकबरा। ज्वालामुखी से डरो पाम्पेई की तरह। समुद्र की लहरों से डरो द्वारका नगरी की तरह। ध्वंस से डरो इनका और मोहनजोदाड़ो की तरह। शून्य से डरो जैसे डरता है ताबूत और मकबरा। डरो लेकिन इतना ही डरो। डरो लेकिन इतना ही डरो कि डर कहीं घर न बना ले तुम्हारी देह के घर में। अच्छी है। हमारे देश में और इतिहास में बाबर का चित्रण अलग अलग संदर्भों में अलग अलग नजरिए से और अलग अलग व्याख्या के साथ होता है। यह कविता बाबर को देखने का एक अलग कवि का नजरिया है। समरकंद में बाबर इस कविता का शीर्षक है। धुंध में डूबा है शहर, धुंध में डूबा है शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। समरकंद वो जगह है जहां से बाबर आया था और यहां पर उसने मुगलिया सल्तनत की नींव डाली थी। धुंध में डूबा है पूरा शहर और पुरखों की स्मृति में खोया हुआ है समरकंद। इधर से बार बार गुजरा था, घोड़े को एड़ लगाता, बगटुट अपना घोड़ा भगाता, आंखों में सपने लिए, शमशीर से इतिहास रचने को व्यग्र। बाबर यहीं से निकला था, बाबर यहां से निकल बाबर ने पार किया था हिंदुकुश। यहीं से निकल बाबर ने पार किया था हिंदुकुश। आशीर्वचन बरसाए थे सितारों ने बाबर के सुनहरे चोगे पर। बोसा लिया था धरती ने बाबर के कदमों का। चला गया बाबर, चला गया बाबर। एक दिन तेगों, बर्छियों,
और तोपों के काफिले के साथ बारूद के धमाकों से धरती हिलाता अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद। बारूद के धमाकों से धरती हिलाता अपने मुल्क में फिर लौटने का ख्वाहिशमंद। बाबर गया तो लौटा नहीं, बाबर गया तो लौटा नहीं, लौटा नहीं जाने के बाद बाबर बाहें फैलाए धड़कता दिल लिए इंतजार करता रहा समरकंद। बाहें फैलाए धड़कता दिल लिए इंतजार करता रहा समरकंद। मौत ने चूमा जब दूर काबुल में बाबर का ललाट, मौत ने चूमा जब दूर काबुल में बाबर का ललाट। बाबर की आंखों में बसा था समरकंद, बाबर के होठों पर था समरकंद, बाबर के सीने में था समरकंद, बस समरकंद में नहीं था बाबर। वाह वाह, बहुत अच्छे सुधीर भाई, बहुत अच्छे। वाह, अलग मिजाज की कुछ के बाद छोटी कुछ प्रेम कविताएं सुना के। कविता का शीर्षक है विडंबना। इसमें किस तरह से आदमी की खूबी या आदमी का वैशिष्ट या आदमी का सद्गुण उसका बैरी या दुश्मन या शत्रु हो जाता है। शीर्षक है विडंबना। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत, हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत, गैंडे के दुश्मन उसी के सींग, हिरनों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म, शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव, विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष। हाथी के दुश्मन हो गए हाथी दांत, गैंडे के दुश्मन उसी के सींग, हिरनों का बैरी हुआ उन्हीं का चर्म, शेरों बाघों की शत्रु उन्हीं की खाल और अवयव, विषधर का शत्रु हुआ उसी का विष। समूर की जान का गाहक हुआ उसका लोम, इस तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने। वाह, इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, और करुणा ने कृष्ण को। इसी तरह प्रेमियों की जान ली प्रेम ने, सुकरात को मारा सत्य ने, ईसा को प्रेम ने, और करुणा ने कृष्ण को। गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। गांधी को मारा गोडसे ने नहीं, गांधी के उदात्त ने। नदी का शत्रु हुआ उसी का प्रवाह, पहाड़ को डसा उसकी ऊंचाई ने, और वनों की देह छलनी की काठ ने। इसी तरह आदमी के भीतर के आदमी को मारा आदमी के गुमान ने। अच्छा, एक छोटी सी, बहुत छोटी भी नहीं, 7वीं ऋतु। ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, ऋतुओं से नाता नहीं है प्रेम का, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है, कि प्रेम अपने आप में अलग ऋतु है। 7वीं ऋतु है प्रेम, 6 ऋतुओं को समोए अपने आप में। प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि। प्रेम में ताप है, प्रेम में शीत, प्रेम में बयार है, प्रेम में वृष्टि। प्रेम को फर्क नहीं पड़ता न आंधी से न पानी से, भीति नहीं जानता प्रेम न ओलों से न पाले से। उतना ही उद्दाम फूटता है प्रेम जितनी ज्यादा विषम होती है पारिस्थितिकी। अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, अगरचे देह में उमगता है हठात रोमांच, और मन की डार पर फूटता है अचानक बौर, तो समझ लो आ गई जीवन में 7वीं ऋतु प्रेम की। अच्छी है, बहुत सुंदर। काशी में प्रेम, इसी क्रम की अगली कहता है काशी में प्रेम। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में सब कुछ है, बस काशी में प्रेम नहीं है। काशी में लोग प्रेम नहीं करते। काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है। गौर करें,
काशी में लोग प्रेम नहीं करते, काशी में नदी है, काशी में घाट है, काशी में मंदिर है, काशी में मसान है, काशी में पंडित हैं, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल हैं, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है। स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पंडित हैं, जटाजूट है, घंटे घड़ियाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, भस्म है। स्नान नहीं, स्नान की रस्म है। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई 2.5 अक्षर नहीं पढ़ता। क्या बात, वाह। काशी में पोथियां पढ़ते हैं पंडित, काशी में कोई 2.5 अक्षर नहीं पढ़ता। न जाने कब से बौराई हुई है काशी, न जाने कब से बौराई हुई है काशी। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। मगहर वो जगह है जहां कबीर चले गए थे अंतिम यात्रा पर। साधो बताना तो सही, काशी से कितनी दूर है मगहर। काशी से मगहर को जाता है कौन सा मार्ग। अच्छी है। छोटी 2-3 प्रेम कविताओं के बाद मैं समापन करूंगा। कविता का शीर्षक है संतोष भाई, नियति। मैंने तुम्हें चाहा, तुम धरती हो गई। मैंने तुम्हें चाहा, तुम धरती हो गई। तुमने मुझे चाहा, मैं आकाश हो गया। मुझे चाहा, मैं आकाश हो गया, और फिर हम कभी नहीं मिले वसुंधरा। वाह, बहुत अच्छा। कविता का शीर्षक है अलबत्ता। बहुत छोटी सी कविता है। आपने प्रेम किया तो भी मरेंगे, आपने प्रेम किया तो भी मरेंगे, और नहीं किया तो भी मरेंगे एक रोज। आपने प्रेम किया तो भी मरेंगे, और नहीं किया तो भी मरेंगे एक रोज। प्रेम से मौत खारिज नहीं होती, प्रेम से मौत खारिज नहीं होती कि मौत का एक दिन मुअय्यन है। प्रेम से मौत खारिज नहीं होती कि प्रेम का एक दिन मुअय्यन है। प्रेम से नहीं बदलती मौत की तारीख, प्रेम से नहीं बदलती मौत की तारीख। अलबत्ता प्रेम से बदल जाती है जिंदगी आमूल चूल। एक पूरा संकलन कोरोना काल की कविताओं का है, जो हिंदी और अंग्रेजी में एक साथ आया। लव इन क्वारंटाइन शीर्षक से ये उसका आवरण है। उसकी एक कविता मैं अंत में पढ़ना चाहूंगा। तुम कहते हो का से काश, तुम कहते हो का से काश, मैं कहता हूं कोशिश। तुम कहते हो का से काश, मैं कहता हूं कोशिश। तुम कहते हो का से कौआ, मैं कहता हूं कोयल। तुम कहते हो का से कौआ, मैं कहता हूं कोयल। तुम कहते हो का से कैद, मैं कहता हूं कलम। तुम कहते हो का से कोरोना, मैं कहता हूं कविता। तुम कहते हो का से कोरोना, मैं कहता हूं कविता। मित्रों, कितनी भिन्न है हमारी और तुम्हारी वर्णमालाएं। अच्छी है, बहुत बढ़िया सुधीर भाई, वेरी गुड। मेरा ख्याल है पर्याप्त हो गई। क्या संतोष भाई? जी रामा जी बताएंगे। रामा जी कितना समय था? हो गई मेरे ख्याल में। हो गई। बहुत अच्छी, सारी कविताएं अच्छी थी, आपके सारे रंग देखने मिले। हाँ, अलग अलग रंग के थे और बहुत अच्छी थी। अगली बार थोड़ा समय ज्यादा दीजिएगा। जी, ये इस कार्यक्रम का जो स्वरूप है
उसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एक निश्चित समय भी होता है। मैं समझ रहा हूँ, आनंद आया। आपका एकल अलग अलग मिजाज की इसीलिए। जी जी जी, कवि के लिए समय कभी पर्याप्त हो ही नहीं सकता। ये तो कविता की ताकत है, कवि की नहीं, कवि की नहीं, कविता की ताकत है ये। सुधीर भाई पहली बार आए थे और उन्होंने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई, तो बहुत धन्यवाद। और आशीष आप आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद धन्यवाद सुधीर जी, धन्यवाद संतोष जी। सुधीर जी, आपने अपनी कविता में काफी रंग दिखाए, डर, प्रेम, काशी में प्रेम, और अपने शब्द चुनाव से, वर्णमालाओं से आप क को कितनी तरह से डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। बहुत अच्छी और बहुत ही मैसेजफुल कविताएं आपने हम तक पहुंचाई, धन्यवाद आपका। मैं मंच सौंपती हूँ रामा जी को और संतोष जी को। धन्यवाद। धन्यवाद शिवांगी जी, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं आज सुनने को मिली, और इतनी विविधताएं आज इस आयोजन में रही, जिन पर आगे संतोष जी बोलेंगे। मैं इसी श्रृंखला में निवेदन करूंगा लीलाधर मंडलोई जी को कि वो भी अपने विचार कहें और हमें ये मंच उनके विचारों से भी लाभान्वित हो। इसलिए मेरा निवेदन है लीलाधर मंडलोई जी से कि वे भी अपने विचार इस मंच पर रखें। लीलाधर मंडलोई जी। रामा जी और मित्रों, आवाज आ रही? आ रही जी, आ रही है, आ रही। मेरे ख्याल से हम लोग हर बार के कार्यक्रम के बाद इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि संतोष जी को सुना जाए। अब हम तो संयोजक के रूप में ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये बताते हुए प्रसन्नता होती है कि अब इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो बहुत ही सकारात्मक है। और अब लोग इस कार्यक्रम में खुद संपर्क करके भाग भी लेना चाहते हैं। साझा संसार का एक कार्यक्रम हम और शुरू करेंगे या शुरू कर रहे हैं, उसके बारे में रामा जी बताएंगे। यानी कि अब 2 कार्यक्रम हो जाएंगे, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल कर पाएंगे। आज सबने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी, उसमें वैविध्य है, जीवन है, समाज है, और एक अंतर्दृष्टि है चीजों को देखने की। दरअसल देखने से ही चीजें बदलती हैं, और देखने से ही हम बेहतर लिख सकते हैं। तो संतोष जी, अब आप आइए, आपके हाथ में है सारी कमान। जी जी, रामा जी कुछ बोलेंगे? रामा जी। जी संतोष जी आइए, आप आइए, मैं बाद में बोल दूंगा। आइए आप, स्वागत। ठीक है, ठीक है। तो मित्रों, आप सबको भारत के स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। हिंदी पखवाड़ा भी शुरू हो गया है, तो हिंदी में काम कर रहे सभी लोगों को बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। किसी का फोन भी चालू है क्या? हाँ, ये जो आपने आज काम किया है, जिसमें अमृत महोत्सव को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं या हिंदी को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पूरे विश्व में इसकी गूंज जाएगी, और बहुत सारे देश भी ये काम कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी काम है। विश्व रंग के बाद ऐसा हुआ है कि काफी समूह, बहुत सारे समूह अलग अलग देशों में इस तरह से संयोजित हुए हैं। कोरोना ने भी उसको एक जगह लाके छोड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे समूह हैं जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और साझा संसार उनके लीडर थे। उन्होंने सबसे आगे बढ़कर ये काम शुरू किया, मंडलोई जी ने बताया, पर अब उनकी तरह के और भी समूह हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो रचनाएं आज पढ़ी गई और जिस तरह की मैच्योरिटी उन रचनाओं में दिखती है, जैसे मुझे अमित अहलावत का जो पार्ट था बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मंडलोई जी बार बार ये कहते हैं कि आप अपने देश के बारे में लिखेंगे, आप अपने लोकेल के बारे में लिखेंगे, तो बाहर के लोगों के लिए उसमें बहुत रुचि है और उनको बहुत अच्छा लगेगा। मुझे ज्ञानवर्धक भी लगा
जो अमित जी ने अपना पाठ किया। अंजलि मिश्रा जी की कहानी भी मुझे सुंदर लगी, सविता जी की कहानी मुझे बहुत सुंदर लगी, और ये दोनों चीज़ें कि मैं आज यहाँ पर थोड़ी प्रशंसा कर देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लेखक ऐसे थे जो पहली बार मैंने सुने और बहुत अच्छे मुझे लगे। मधु चौरसिया का संस्मरण ठीक था, बादारवाद पर उसका एक कटाक्ष था, और संतोष कुमार चतुर्वेदी का गीत भी, कविता भी ठीक थी, और उनका एक बहुत ही आत्मीय सा संस्मरण था, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सुधीर भाई को हम सब लोग जानते हैं भारत में। सुधीर भाई भारत के प्रख्यात कवियों में से हैं, और हाल में ही उन्होंने एक विज्ञान कविताओं का बड़ा संग्रह तैयार किया है, जो आइसैक पब्लिकेशन को उन्होंने दिया है, और विज्ञान कविताओं पे बहुत सारा काम इस समय हम लोग कर रहे हैं। ये बताना चाहता हूँ कि सुधीर भाई ने विज्ञान कविताएं बहुत सुंदर लिखी हैं। जैसे जो यूरेका कविता उन्होंने पहले पढ़ी थी, वो एक व्यापक फलक पर आपको ले जाती है। वो सिर्फ आर्किमिडीज की याद नहीं दिलाती, बल्कि यूरेका एक भावना की तरह, एक फीलिंग की तरह, एक जिज्ञासा की तरह, एक मनुष्य के मूल्य की तरह आपके सामने आती है। कुछ और कविताएं उनकी थी, अभी हेडिंग याद नहीं है, लेकिन वो बहुत अलग तरह का प्रभाव डालते हैं और एक बहुत अलग तरह के कवि हैं। तो उनका इस मंच पे आना, इससे जुड़ना बहुत सौभाग्य की बात है। मैं एक दो बातें आगामी विश्व रंग के बारे में कहना चाहता था। मंडलोई जी भी हैं यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी बात उनसे हुई है। हम लोगों ने तय किया है कि इस बार का विश्व रंग जो है वो बच्चों पर केंद्रित होगा, मतलब बच्चों की कविताएं, बच्चों का साहित्य, बच्चों की एक्टिविटीज पर केंद्रित होगा, और वो 2 हिस्सों में होगा। नवंबर में विश्व रंग होगा, उसके पहले एक, जैसा हम हर बार करते हैं, आर्टिस्ट कैंप होगा, पेंटिंग कंपटीशन, पेंटिंग कैटलॉग वगैरह पब्लिश होंगे। पेंटिंग पर एक विश्व रंग का पत्रिका का अंक भी निकाला जा रहा है, कलाओं पर, और बच्चों की गतिविधियों पर केंद्रित होगा। तो मैं सारे संसार से अनुरोध करूंगा कि एक गतिविधि या एक पाठ बच्चों के लिए लिखने वाले लेखकों का भी करें, और उनकी गतिविधियों को शामिल करें, और जो संगोष्ठियां आपकी सबसे अच्छी हुई हों उनकी रिकॉर्डिंग तैयार रखें, तो उसको भी हम लोग इसमें करेंगे। दूसरा, इसका एक सम्मान वाला हिस्सा है जो फरवरी में होगा, और ये हिस्सा नवंबर में होगा। ये 2 हिस्सों में अलग अलग होगा, और फरवरी में इस बार प्रवासी भारतीयों को भी कुछ सम्मान दिए जाने की बात है। टैगोर सेंटर रेडी है, तो टैगोर सेंटर का उद्घाटन भी होगा, और ये सम्मान समारोह भी उसमें होगा। विदेशों में हिंदी की स्थिति पर एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी इसमें की जाएगी। ऐसा मोटा मोटा स्वरूप बना है, बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने इसको लेके आऊंगा। तो बहुत बधाई और सारे रचनाकारों को आज के विशेष अवसर पर। जब सुधीर पढ़ रहे थे तो मुझे वो डरो वाली जो कविता थी, उसने विष्णु खरे की याद दिलाई। कहो कि डरो कि हाय ये क्या कह दिया, उनकी कविता है, तो और वो बहुत अच्छी कविता है। तो लगभग, पर ये उससे बहुत अलग मिजाज की है, सिर्फ डरो ही उसमें एक शब्द था जो। और समरकंद और बाबर के समय श्रीकांत वर्मा की मुझे याद आई। तो ये कुछ कविताओं की खासियत भी है कि जब वो अच्छी होती हैं तो और कवियों की याद भी दिलाती हैं। बड़े कवि थे और उनकी भी याद दिलाती हैं। मुझे पता नहीं था कि मुझे गद्य पढ़ना पड़ेगा या गद्य से समाप्त करना पड़ेगा। तो हाल में ही कथा देश में मेरी एक लंबी कहानी इसी अंक में छपी है। पिछली बार उसके कुछ सपने मैंने आपको सुनाए थे। शुरुआत से वो काम हुआ था। मैं इस बार एक मजे मजे की कविता आपको सुनाता हूँ, जो आराम, मतलब गंभीर काम तो हो गया, अब थोड़ी मजे की कविता आपको सुनाता हूँ। और थोड़ी लंबी कविता है, ये गद्य और कविता के बीच में कुछ है, तो सुनिएगा। इसे लिखा कविता की तरह गया है, लेकिन हाँ, ये कहानी भी बन सकती है। अब रुक जाओ थोड़ी देर ना। तो इस कविता का नाम है, जो गद्यात्मक है और थोड़ी मजेदार है,
ठंड कहाँ रहती है, इसका नाम है। ठंड कहाँ रहती है? पता नहीं ठंड कहाँ रहती है, मगर लग जाती है। पता नहीं ठंड कहाँ रहती है, मगर लग जाती है। एक दिन जब मैंने पहने थे पूरे अंदरूनी वस्त्र, जिन्हें अंग्रेजी में इनर कहा जाता है, और उनके ऊपर पूरे ऊपरी वस्त्र, जिन्हें अंग्रेजी में आउटर नहीं कहा जाता, और उनके भी ऊपर पूरी वहां का स्वेटर, जिसे हिंदी में भी सब स्वेटर ही कहते हैं, तथा सबसे ऊपर गले में मफलर और सर पर कान ढकने वाली टोपी, जिन्हें अंग्रेजी में भी मफलर और टोपी ही कहा जाता है। और जब मैं पूरमपुर आदमी के पूर्वज की तरह दिख रहा था, मुझ में कुछ हिम्मत आई। मैंने दरवाजे को जरा सा खोल कर देखा और संद में से झांक कर देखा, कहीं बाहर ठंड तो नहीं। तभी हवा तीर की तरह आई और लग गई। डॉक्टर ने कहा, आप पूरे कपड़े पहना करिए। मैंने कहा, जितने पहने थे उससे ज्यादा पहनूंगा तो मेरा अस्तित्व ही संकट में पड़ जाएगा। एक तो नाक के सिवा कुछ दिखेगा नहीं, दूसरा कपड़ों के बोझ तले खड़ा भी रह पाऊंगा इसमें शक है। उसने कहा, हवा से तो बचना पड़ेगा। मैंने सोचा शायद ठंड हवा में रहती है। कई दिनों तक खांसने खखारने के बाद और मुट्ठी भर दवाइयों का सेवन करने के बाद, जब एक दिन बढ़िया धूप निकली थी खिली खिली, और आंख मेरी अभी अभी थी खुली खुली, मैंने पूरे कपड़े पहनने के बाद सोचा, बाहर बिल्कुल भी हवा नहीं है, जरा लॉन में धूप का सेवन करते हैं। अभी 1 घंटे ही बैठ पाया था कि सिर दुखने लगा। भीतर आया तो पत्नी ने कहा, तुम्हें फिर लग गई। मैंने कहा, आज तो बाहर हवा भी नहीं और धूप भी है खिली खिली, फिर क्यों लगी और कहां से लगी? उसने समझदारी से कहा, कल बहुत कम था तापक्रम और आज अचानक ज्यादा। ये आज का ज्यादा भी असल में कम ही है, इन दोनों के बीच ही कहीं ठंड थी। लग गई। मैंने सोचा शायद ठंड तापक्रम में रहती है। फिर जब एक दिन कोहरा पड़ा और बारिश हुई और हवा तथा तापक्रम दोनों ने अपना प्रकोप दिखाया, तब मैंने घर के भीतर पूरे कपड़े पहनने के बाद हीटर लगाया और कमरे के एक सुखद तापक्रम पर पहुंचने के बाद टीवी खोला, जहां एक दाढ़ी वाला बाबा नंगे बदन एक छोटी सी धोती बांधे, जिसके कभी भी खुल जाने का डर था, पर पता नहीं क्या तकनीक थी कि कभी खुलती ही नहीं थी, दंड बैठक लगा रहा था। अपने अजीब से अंदाज में बोला, योग करिए, ठंड नहीं लगेगी। मैंने सोचा, यार ये सही आदमी है, इसे कभी ठंड नहीं लगती। फिर मन में विचार आया, 10,000 करोड़ की कंपनी बना ली है, भारी गर्मी है, ठंड काहे को लगेगी? वो तो हमारे जैसे लोगों को ही लगती है। अभी मैंने ये सोचा ही था कि टीवी पर ठंड के खेल दिखाए जाने लगे, जिन्हें अंग्रेजी में विंटर स्पोर्ट्स कहते हैं। बर्फ से ढके पहाड़ों पर लोग मोटे लबादों और काले चश्मे में पैर में फर्रे जैसा कुछ बांधे फिसलते घूम रहे थे, और छलांगे तो ऐसी कि देखकर ही दिल कांपे। और जैसे ये काफी न था, उसके बाद रूस और दूसरे विश्व युद्ध पर एक फिल्म दिखाई जाने लगी, जिसमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। पता नहीं टीवी वालों को क्या धुन सवार हुई कि उसी दिन उन्हें हिमालय पर झंडे गाड़ते पर्वतारोही और बर्फ से ढके दक्षिणी ध्रुव पर रह रहे शोधकर्ताओं पर भी फिल्म दिखानी थी। तो उन्होंने दिखाई और उसे देखकर ही मुझे ठंड लग गई। हीटर और पूरे कपड़ों के बावजूद नाक पूरे महीने बहती रही, बुखार आता रहा, कंपकपी छूटती रही। क्या ठंड टीवी में रहती थी? फिर कई प्रस्ताव आए, कश्मीर की वादियों में सैर करने, रूस, कनाडा, अमेरिका के दौरे करने, या लंदन, पेरिस में सांस्कृतिक दलों का सदस्य बनने। में बैठी टीवी की उन छवियों के कारण उन प्रस्तावों को स्वीकार न कर सका। अब मुझे टीवी देखकर ही ठंड लगती है। शायद उन सबको भी जो पूरे देश में खांस रहे हैं, खकार रहे हैं, पर समझ नहीं पाते कि ये कमबख्त ठंड रहती कहाँ है और लग कैसे जाती है। दूर बैठे ठंड कहाँ रहती है। तो मित्रों, ये
एक गद्यात्मक कविता जैसी कुछ थी, ठंड कहाँ रहती है। मुझे लगता है आपको जो मैं गंभीर कविताएं पहले सुनाता था उससे अलग फ्लेवर आपको लगा होगा। मैं एक बार पुनः रामा तक्षक जी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, और आप सब जो रचनाकार यहाँ पर हैं उनको भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और हिंदी पखवाड़े में हिंदी के काम में हम सब लोग लगें, इसका आह्वान करता हूं। हमारे यहाँ अब एक डिजिटल प्राइमर बनाया गया है जो कि डिजिटली हिंदी को मतलब कक्षा 1 से जैसा सिखाने का काम करेगा, और वो प्राइमर हम लोग 14 सितंबर को लॉन्च कर रहे हैं। लगभग 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात है, और कोशिश करेंगे कि एक बड़ा नेटवर्क इसके माध्यम से बने। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। आपकी ठंड कहाँ रहती है बड़ी रोचक कविता रही, और ठंड से गर्मी तक और बरसात से हवा तक सब जगह आपने ढूंढने की, करने की, और 10,000 करोड़ रुपए में भी ठंड को ढूंढने की बात की, बड़ी रोचक रही। बहुत बहुत आभार आपका। आपने विश्व रंग के विषय में बताया कि बच्चों की संगोष्ठी, बच्चों की रचनाओं को भी लिया जाएगा, तो उसके लिए जैसे ही आपका प्रारूप हमें मिलेगा बिल्कुल हम तैयार रहेंगे। और जितने भी अभी तक आयोजन हुए हैं उनकी सबकी YouTube लिंक आपको उपलब्ध करा दिया गया है, जो भी और होंगे वो भी आपको करवा दिए जाएंगे। और ये एक बहुत खुशी की बात है कि आपने जो अभी एक बड़ी बात बताई, टैगोर सेंटर का उद्घाटन अभी होना है, तो उसका भी इंतजार रहेगा, उसकी सूचना का भी, और विश्व रंग का तो रहेगा ही रहेगा। और मैं इसी के साथ हमारे सभी प्रतिभागियों को और श्रोताओं को एक बात ये बताना चाहूंगा कि साझा संसार का जो अगला आयोजन है उसका शीर्षक है प्रवास मेरा नया जन्म, और इसकी पहली कड़ी कल से शुरू हो रही है, और इसे भी हम मासिक रूप से जारी रखेंगे। तो मैं ये अनुरोध करूंगा सबसे कि आप समय रहते जुड़िए, और आपकी रचनाओं का स्वागत है, आपकी कहानियों का स्वागत है, आपकी संस्मरणों का स्वागत है। इसी के साथ इस अमृत महोत्सव में हिंदी दिवस 2021 के उत्सव पर ये हम सबका सौभाग्य रहा कि हम आपके साथ जुड़े। आप लोगों ने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, और हमने संतोष कुमार जी की नीदरलैंड से बचपन की तिजोरी के बारे में सुना, मधु स्टोरसिया जी की आधुनिक मीडिया की जो व्यथा कथा है उसके बारे में सुना, और अमित महलावत जी की जो फिजी की गिरमिटिया गाथा थी उसके संबंध में भी हमने पहले भी बातें की है, आज भी बहुत कुछ जानने को मिला। इसी सिलसिले में पिछले सप्ताह एक पुस्तक का विमोचन हुआ था, यहाँ डच में थी वो पुस्तक, तोत कुली खमाख्त, कि कुली जो यह शब्द है यहाँ पर वो बंधक का ही पर्यायवाची है, कि बंधक गिरमिटिया जो एग्रीमेंट हुआ था उसको बंधक के रूप में कैसे परिवर्तित किया। उसमें इन लोगों ने ये जो पुस्तक रिलीज हुई डॉक्टर राजेंद्र भगवान बली की हॉलैंड में डच भाषा में, उसमें उन्होंने एक शोध करके सरकारी सारे गुप्त दस्तावेजों पर आधारित शोध करके, और जो सरकार की नीतियां रही उस समय बागवानों के साथ, जो बागवान थे उनके साथ, तो उनमें एक तो 40% महिलाओं को ही भारत से लाया गया, जबकि पुरुषों की संख्या ज्यादा थी। महिलाओं से काम के घंटे भी 10 घंटे उनको काम खेतों में करना पड़ता था, और 7 घंटे उनसे कताई बुनाई का काम भी करवाया जाता था। चिकित्सा सुविधाएं भी उनके पास उपलब्ध नहीं थी, कानूनी सहायता तो बिल्कुल ही शून्य थी, उनकी बात को ही नहीं सुना जाता था। उसमें उन्होंने एक कहानी और बताई, वो थी उग्र रामधारी सिंह की, क्योंकि रामधारी सिंह ने आवाज खड़ी की थी अपनी इन बागवानों के खिलाफ कि भाई हमें सामाजिक तौर पे जो सुविधाएं मिलना चाहिए समाज के तौर पे वो हमें दी जानी चाहिए। तो बागवानों ने क्या किया था, रामधारी सिंह के साथ में 16 लोग थे जिनको एक साथ गोली मार दी थी, और गोली मारने के बाद में बागवान उनके शवों पर भी पैदल चल के निकले थे, ये बताने के लिए कि यदि कोई हमारे खिलाफ खड़ा होगा तो उसकी ऐसी ही स्थिति होगी। और मृतकों के शवों को जो दफनाने की भी उनको स्वतंत्रता नहीं थी। कागजों में तो ये था कि हम
32 अपने उत्सव मना सकते, लेकिन आज अगर हम देखें तो होली दिवाली के शायद कोई किसी उत्सव को सरकारी उसमें सूरीनाम में जगह नहीं है। और जो उनका जो जमीन देने का जो मामला आया, वो भी एक उनकी चाल थी जो गुप्त दस्तावेजों के आधार पर सामने आई। उन गिरमिटिया लोगों को जो जमीन दी गई, उनका एक ही मकसद था कि उनसे जो ब्रिटिश नागरिकता है वो छीन ली जाए ताकि वो यहीं बने रहे। खैर, मैंने बहुत बात कह दी, इस पर कभी फिर आगे करेंगे। अंजलि मिश्रा जी की अपराजिता भी सांस्कृतिक और आधुनिकता से जूझती युवती और नए समय और नए परिवर्तन की मांग करती हुई बात बहुत सुंदर थी। और जो युवती ने अपनी बात टेबल पे रखी और उस घुटन को सामने लाया और जीवन को संवारने की बात का सही मार्ग चुना, ये बहुत बढ़िया प्रेरक है हम सबके लिए। और साथ ही हमने डॉक्टर सुधीर सक्सेना जी ने बहुत ढेर सारी बातें बताई, ढेर सारे संदेश दिए उन्होंने, यूरेका से लेकर के, और प्रेम का ही दुश्मन है, प्रेम एक ऋतु है, समरकंद में बाबर और सारी सुने। और सविता फ्रांस ने जो अपनी संस्मरण सुनाया वो भी बहुत भावुक कर देने वाला था कि जीवन की गहन पीड़ा से हमारी परिचय कैसे होता है। वह इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे सभी श्रोताओं को और सभी हमारे प्रतिभागियों को जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया, आदरणीय संतोष चौबे जी का बहुत बहुत आभार, आदरणीय मंडलोई जी का बहुत बहुत आभार, आशीष जी का और शिवांगी जी का भी मंच संचालन के लिए बहुत बहुत आभार, एवं सभी श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक पर, उनका भी हम बहुत बहुत आभार करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, अभिनंदन आपका। नमस्कार, सबको शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद।